भारत सरकार जब जागेगी जब 50,000 यदुवंशी दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, तब भारत सरकार पूछेगी भाई क्या मुद्दा है इनका, बताओ, सुनो इनकी। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस युद्ध में देश हारा है, ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई मत करना, ज़्यादा गुणगान मत करना। हमारे मिलिट्री कमांडर्स उसको गलत समझ गए। उन्होंने सोचा कि तग में भी हम ज़्यादा नहीं देंगे। यदुवंशियों के इतिहास को, अहीरों के इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई। जो अहीर रेजिमेंट के जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसका यही कारण है कि जब कंधे पर अहीर होगा तो सम्मान मिलेगा। टॉप लीडरशिप हमारी वो इतनी पावरफुल नहीं है, या पावरफुल रही तो रीजनल लेवल पे रही है। वो मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, वो रीजनल लेवल पे, बिहार में, यूपी में। तो हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद के ऊपर जिसको मौका मिलता है, जो पावर में आता है, अपनी जाति का खूब बखान करता है। वो करना भी चाहिए। तो आप इंडिया के स्टैंड को कैसे देखते हैं? इजराइल, गाजा और रशिया, यूक्रेन, उसके बाद ट्रम्प की धमकियां, इस सब को आप कैसे देखते हैं? एक आदमी के ऊपर मेजर शैतान सिंह को पूरा दिखाया LMG के साथ में, जबकि हकीकत ये है कि आर्मी ऑफिसर को पिस्टल ऑथराइज होती है और उनके पास ही पिस्टल थी। मैं चाहता हूं कि ये कहानी सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे? मेरे को राव साहब ये बताओ, अहीर और यादव अलग अलग होते हैं क्या? मुझे झटका लगा यार। नितिन गडकरी जी इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, और इनको नहीं पता इस फर्क का। इसका मतलब हमारे MPs को हमें एडुकेट करने की जरूरत है। सीमा पे, सरहद पे एक जवान जब होता है तो वो इंडियन होता है, तो कहीं ये एक लोग परसेप्शन बना लेंगे कि आप उस तरह से जातिवाद, और जातिवाद तो आर्मी में बहुत ज्यादा है। What about the implementations? Like कभी टैरिफ लगा दिया तो उससे तो हमारे उद्योग बिल्कुल। मैम आप चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको, नवंबर 30 से पहले ट्रम्प विल विड्रॉ 25% विच ही पुट एडिशनल। पहली चिंगारी, सूत्रधार का मतलब यही होता है, शुरुआत। इग्नाइट करने वाले राव तुलाराम थे हिंदुस्तानियों के दिल में कि अब गुलामी बहुत हो गई। हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मेजर डॉक्टर TC राव, एक सोल्जर, एजुकेटर और एक प्रोलिफिक ऑथर, जिन्होंने तकरीबन 70 किताबें लिखकर मिलिट्री स्ट्रैटेजी से लेकर इंडिया चाइना रिलेशंस तक को डॉक्यूमेंट किया है। साथ ही ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जो गुड़गांव और देश की चुनौतियों पर बेबाक राय रखते हैं। मेजर डॉक्टर TC राव इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि एक मूवी आई है 120 बहादुर। इसमें इन्होंने सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को डिस्टॉर्ट करने के लिए फिल्म मेकर्स को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए वो लगातार मुहिम भी चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों तक, जिम्मेदारों तक इनकी आवाज़ पहुंचे। तो आज हम इनसे इनकी किताबों के बारे में बात करेंगे, इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, गुड़गांव की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। तो सर, आपने जो 120 बहादुर फिल्म की कंट्रोवर्सी है, उस पर ओपनली फिल्म से आप डिसअपॉइंट दिखे। आपको क्या लगता है कि मूवी में किस तरह से ग्राउंड रियलिटी और सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया है, या पूरा मामला क्या है जिसके लिए आप एक मुहिम चला रहे हैं? ये मुद्दा स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है, 1962 की लड़ाई में रिजांगला पास के ऊपर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए थे पाकिस्तान चाइनीज के खिलाफ लड़ते लड़ते। इस युद्ध का एक अलग महत्व मानते हैं हम, बिकॉज उस टाइम पे हिंदुस्तान अनप्रिपेयर्ड था। इनके पास पे नॉन ऑटोमेटिक वेपन थे, .303 राइफल्स थी जो बार बार कोक करना पड़ता था। चाइनीज के पास में ऑटोमेटिक वेपन थे, स्नो क्लोथिंग थी, हमारे इनके पास स्नो क्लोथिंग भी नहीं थी उस टाइम पे। -40 डिग्री में लड़ा, 18,000 फीट की हाइट के ऊपर लड़ा, और उनके सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो गए थे। लास्ट बुलेट की लड़ाई थी, आखिरी सांस तक की लड़ाई थी। दुनिया की पहली 8 लड़ाइयों में से 2 हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हैं,
जो एक सामूहिक बलिदान के लिए उनको उसमें जगह मिली है। पहली बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसमें 21 सरदारों ने 13,000 अफगानियों को एक किले में नहीं घुसने दिया था, जिसपे केसरी बनी है। केसरी बनी है, मूवी बनी है। और उन सबको ब्रिटिश सरकार ने आज के परमवीर चक्र के बराबर, मैंने हाईएस्ट गैलेंटी अवार्ड जो उस टाइम था ब्रिटिश का, वो उन सबको दिया। इधर एक रजांगला की लड़ाई दूसरी जो उस 8 में से है। इस रजांगला की लड़ाई में 114 लोग शहीद हुए 120 में से, जिसमें से 5 को जो बचे थे 6 उनको 5 को बंदी बना लिया चाइनीज ने, बिकॉज वो जख्मी हो गए थे। केवल एक आदमी था जिसको मेजर शैतान सिंह ने भेज दिया था कि जाओ बटालियन हेडक्वार्टर में जा करके कर्नल धिंगड़ा साहब से, सीओ साहब से बताओ कि हम कितने बहादुरी से लड़े हैं। उनमें से एक परमवीर चक्र मिला, 8 लोगों को वीर चक्र मिला, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच। अब आप फर्क देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे तगमे दिए थे, उनकी वीरता को कैसे रिकॉग्नाइज किया था, हमारी सरकार ने कैसे रिकॉग्नाइज किया। तो मैं पहले इसी पे एक लाइन में क्लियर करता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस युद्ध में देश हारा है, ज्यादा इसको ग्लोरीफाई मत करना, ज्यादा गुणगान मत करना। हमारे मिलिट्री कमांडर्स उसको गलत समझ गए। उन्होंने सोचा कि तगमे भी हम ज्यादा नहीं देंगे, और जिनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था उनको वीर चक्र दे करके उनको सम्मानित किया। खैर सम्मान होता है, लेकिन यस तकलीफ तो होती है कि उनको उनका जो हकदार थे वो उनको सम्मान नहीं मिला। उसके बाद में कई जगह इनके इतिहास को, यदुवंशियों के इतिहास को, अहीरों के इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई। जो अहीर रेजिमेंट के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उसका यही कारण है कि जब कंधे पे अहीर होगा तो सम्मान मिलेगा। 63 में लता जी ने एक सॉन्ग गाया जिसके अंदर कहीं सिख, कहीं जाट, मराठा, अहीर का नाम नहीं आया, जब ए मेरे वतन को लोगों, जबकि वो गाना इसी युद्ध के ऊपर बना, बैटल ऑफ रजांगला पर बना था। हकीकत पिक्चर आई, उसके अंदर भी अहीरों की लड़ाई, अहीरों की दिखाई, बैटल ऑफ रजांगला दिखाई, वो हकीकत बनी उसके ऊपर थी युद्ध पे, लेकिन कंधे पे और कुछ दिखा रखा था, कुमाऊं भी नहीं दिखाया। चलो उसके बाद में युद्ध स्मारक अब जो रिनोवेट हुआ है उसमें मैं खुद गया, मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन, इसी नजरिए से मैं गया था कि मैं देख करके वहां पे भी जगह जगह उनको छुपाया गया। कहीं पे चाहे आप वहां पे अहीर धाम का पत्थर लगा हुआ है, उसकी मैं बात करूं तो उसको इन्होंने ऑब्लिक लगा दिया। पहले स्टेट था ताकि जाने वाला देखे, आने वाला भी देखे। युद्ध स्मारक पे अब बिल्कुल नजर ही नहीं पड़ती उसके ऊपर। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा हुआ? वजह मैं ये कहूंगा कि या तो हमारा प्रतिनिधित्व, जो टॉप लीडरशिप है हमारी, वो इतनी पावरफुल नहीं है, या पावरफुल रही तो रीजनल लेवल पे रही है। वो मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, वो रीजनल लेवल पे, बिहार में, यूपी में, अब डॉक्टर मोहन यादव है एमपी में है। रीजनल पार्टीज में, नेशनल पार्टीज में हमारा कोई लीडर आज तक प्रोमिनेंस में नहीं आया। अगर मैं 1947 से आज तक की बात करूं तो राव वीरेंद्र सिंह जी थे, उनको भी कोई इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर थे। भूपेंद्र यादव जी ऑफ कोर्स अभी पहले भी इनके पास में श्रम डिपार्टमेंट भी था और क्लाइमेट भी था, अब क्लाइमेट के मिनिस्टर हैं। उनकी मजबूरियां होगी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होगी। एक तो ये मुझे रीजन दिखाई दिया गया। और यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद के ऊपर जिसको मौका मिलता है, जो पावर में आता है, अपनी जाति का खूब बखान करता है। वो करना भी चाहिए, लेकिन दूसरी जाति को नीचा दिखा के नहीं, उनके इतिहास को छुपा के नहीं। मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, अहीरों को बार बार छुपाया गया है। अब 120 बहादुर जो मूवी बनी है जी, इसके अंदर मैम 2020 में हमने पहली मीटिंग बुलाई। हमने देखा कि केसरी मूवी बन गई बैटल ऑफ सारागढ़ी पे, तो उसके बराबर की ये लड़ाई है। 1971 की लड़ाई पे बन गई, 65 पे बन गई, एयर स्ट्राइक भुज बन गई, बहुत पिक्चर बन गई इन युद्धों के ऊपर। तो रजांगला तो एक यूनिक युद्ध था दुनिया के अंदर, उस पर आज तक क्यों नहीं बनी? हमने चर्चा की, जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो यदुवंशी समाज से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स थे, राजपाल यादव, रवि यादव, इधर भटोटिया जी है, मेरी पुत्र वधु साली भगत, हम सब ने मिलकर बीच में एक मीटिंग की कि मूवी बननी चाहिए। एक सहमति बनी, चलो कोई डायरेक्टर ढूंढते, कोई प्रोड्यूसर ढूंढते। हमने खोज जारी की मिस्टर आनंद कुमार जी से, अभिषेक जी से, बहुतों से, अक्षय कुमार जी से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले इन द मीन टाइम 2022 एंड और 2023 बिगिनिंग में
रजनीश घई जी ने, जिसको रेजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने पिक्चर अनाउंस कर दी कि मैं रजांगला की बैटल पे पिक्चर बनाऊंगा। टाइटल अनाउंस नहीं किया, कर दीजिए, चलो बहुत अच्छी बात है। पता लगा, हमने संपर्क साधा, उससे मैंने साधा, मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज मैं 25 साल से इस मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। एक मिलिट्री हिस्टोरियन के नज़र से मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है, तो मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक था उनके। तो मैंने कहा कि भाई क्यों न हम उससे संपर्क करें। मैंने कहा कि रजनीश जी, जो आपको मदद चाहिए, पैसे की मदद चाहिए, मैं पैसे की मदद करूंगा। मेरी पुत्र वधू एक्ट्रेस है, हालांकि उसने एक्टिंग छोड़ रखी है शादी के बाद में, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी, बिकॉज ये मेरा एक बहुत ज्यादा भावनात्मक मेरा मुद्दा है। ये आप हमें मौका दो। मैंने उनके पास में लिटरेचर भेजी पूरी। ये ऑथेंटिक पेपर मुझे 2012 में मुझे मिले थे। ये बैटल ऑफ रजांगला, 13 कुमाऊं, ये 114 ब्रिगेड से एक जनरल साहब थे, एरिया हेडक्वार्टर दिल्ली में, उन्होंने मुझे मंगवा कर दिया था। पूरा ऑथेंटिक है इसमें डिटेल्स। इसकी कॉपी मैंने उनके पास से भेजी। अब हमने आरटीआई डाल रखी है, बिकॉज ये अनऑफिशियली मेरे पास में आया था। ऑफिशियली मैंने, अब सुप्रीम कोर्ट में केस डाल लेंगे हम, तो ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन चाहिए, उसलिए हमने आरटीआई डाल रखी है इसके लिए, इसकी कॉपी मंगाने के लिए। तो मैम, जब पता लगा हमें कि रजनीश घई जी को फरहान अख्तर जी मिल गए प्रोड्यूसर, और ये दोनों स्पेशल फ्लाइट से, चार्टर फ्लाइट से जोधपुर गए। वहां मेजर शैतान सिंह का बेटा नरपत सिंह जी उससे एग्रीमेंट साइन की। इन्होंने 101 रुपए का चेक दिया, जो ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर रहे हैं। और क्या लेन देन हुआ उसका नहीं पता। एग्रीमेंट साइन की गई उनसे। पता लगा तो मैंने कोशिश की फोन पे कांटेक्ट करने की रजनीश घई जी से, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने चिट्ठी लिखी, फिर ये 9 सितंबर 2024 को मैंने लेटर लिखा, सीडीएस को लिखा कि भाई ऐसे ऐसे मूवी बन रही है, आर्मी का मैटर है ये। और इनको मैंने कॉपी भेजी, फरहान अख्तर जी को, रजनीश घई जी को, इन दोनों को मैंने कॉपी भेजी है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी कि आप इंटरवीन करो, इसमें गड़बड़ करेंगे ये। मिलिट्री का कोई भी युद्ध हो, उसके इतिहास को आप एंटरटेनमेंट पर्पज से उसका मखौल नहीं उड़ा सकते, उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। लेकिन सर, जो पहले भी मूवीज आई हैं, देखिए सबको पता है कि व्यूअर्स की, जो हमारे देश के लोगों की है, किसी भी देश के लोगों की इमोशंस जुड़े होते हैं, और उसके इमोशंस को वो थोड़ा सा करने के लिए सोल्जर्स पे मूवी बनाते हैं, युद्धों पे मूवी बनाते हैं। तो इसमें आपको कैसे लगा कि इस मूवी में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। फिर मैंने 27 नवंबर को ये लीगल नोटिस भिजवाया मैंने उनके पास में। अच्छा। उनका मेरे पास में जवाब आया 12 दिसंबर को, बिल्कुल गोलमोल जवाब। मैंने क्लियरली कहा कि आपने, मैंने चिट्ठी लिखी कि मेजर शैतान सिंह के परिवार से आपने एग्रीमेंट साइन की है, एनओसी ली है, तो 8 वीर चक्र हैं, 4 सेना मेडल हैं, 1 मेंशन डिस्पैच है, ये 13 लोग, इनसे भी लो और बाकी शहीदों से भी लो, अगर कोई आपने कैरेक्टर दिखाना है तो। इन्होंने इग्नोर कर दिया, मेरी चिट्ठी को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने लीगल नोटिस भेजा, इस जवाब में इन्होंने गोलमोल दे दिया। हाँ, नहीं, हम हीरों का पूरा इसमें ध्यान रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कहीं कमिट नहीं किया कि उन परिवारों से भी हम संपर्क करेंगे, एनओसी लेंगे, जैसे मेजर शैतान सिंह के बेटे से ने ली है। कहीं जिक्र नहीं किया। डाउट बढ़ता गया। 5 अगस्त को टीजर आया। टीजर के अंदर केवल इन्होंने जैसे बायोपिक बनाते हैं ना, एक आदमी के ऊपर, मेजर शैतान सिंह को पूरा दिखाया एलएमजी के साथ में, जबकि हकीकत ये है कि आर्मी ऑफिसर को पिस्टल ऑथराइज होती है, और उनके पास ये पिस्टल थी। वो जब लोगों को कमांड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, तब उनके पेट में ब्रस्ट लग गया था। एलएमजी का, चाइनीज एलएमजी ने उनको टारगेट किया, क्योंकि वो लीडर थे, कंपनी कमांडर थे। वो जख्मी हो गए थे, उनको फिर पीछे ले जा करके इवैक्यूएट कर लिया था। एक बड़ी रॉक थी, उसके पीछे उनको जाके लिटा दिया था। और उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे यहीं पे छोड़ दो और तुम लोग अपनी जान बचाओ, जाओ रामचंद्र, तुम जाओ, सीओ को बताओ कि हम कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कम्युनिकेशन कट गया, आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था जो कि मिलना चाहिए था इनको उस टाइम पे। चलो, ये तो खामियां थी, हमारी मिलिट्री की भी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की भी थी, इसमें नहीं जाऊंगा मैं। अब मेजर शैतान सिंह को उसमें टीजर में पूरा दिखाया गया। कहीं पे भी टीजर 2 मिनट का टीजर है, टीजर का मतलब निचोड़ होता है, एक
मूवी का। बिल्कुल। कहीं पे भी उन्होंने यदुवंश या अहीर किसी का कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया या कोई नाम नहीं लिया गया, केवल दादा कृष्ण की जय उसमें लिया गया, बिकॉज वार कराई है 13 कुमाऊं का, वो सिर्फ उन्होंने यूज किया है। फरहान अख्तर से पूछा भी गया कि दादा कृष्ण आप बाद में टीजर रिलीज होने के बाद में, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये इस बटालियन का वार कराई था। वहां पे भी उन्होंने अहीरों का नाम नहीं लिया। चलो, जब 5 तारीख को टीजर आया, 6 तारीख को मैंने व्हाट्सएप किया इनके पास में दुखी होकर के कि भाई मैं तो 3 साल से टच में था इनकी में। मैं बोला यार आपने तो रजनीश जी जो हमें डर था वही कर दिया, हमारे हीरो का तो आपने इसमें इतिहास छुपा दिया, तोड़ मरोड़ के आपने पेश किया है, ये उचित नहीं है, बताइए। आप तो हमें एश्योरेंस दे रहे थे। इन्होंने जवाब दिया नहीं राव साहब ये तो 2 मिनट का टीजर है, मूवी में हमने किया है, आप मूवी आएगी तब देखना आप। अब इन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि 21 नवंबर को हम इस मूवी को रिलीज करेंगे, टीजर रिलीज होते ही। जब इन्होंने ये कहा कि हमने उसमें किया है तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली हुई कि यार एक डायरेक्टर राइटिंग में दे रहा है कि हमने अहीरों के बलिदान को छुपाया नहीं है, पूरा दर्शाया हमने। लेकिन नेक्स्ट डे वो मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया रजनीश घई जी ने। लेकिन किस्मत से वो मैसेज में जन सतवीर यादव जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट रहे कुमाऊं रेजिमेंट के, उनको फॉरवर्ड कर चुका था मैं, बिकॉज हम उनसे बात करते रहते थे इस मुद्दे के ऊपर कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं उनको अप्राइज करता रहता था। तो वो सेव हो गया वहां पर उनका मैसेज। अगर उसके पास फॉरवर्ड नहीं करा 0 हो गया था मैं तो। फिर हमने मीटिंग की, 18 अगस्त को मीटिंग की हमने कि भी हमें क्या करना चाहिए। काफी लोग खेड़ के दौला में इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला 22 तारीख को ज्ञापन दे। मैंने ज्ञापन बनवाया यहाँ पे राष्ट्रपति मैम के नाम पे कि भाई ऐसे ऐसी मूवी आ रही, हमारी 2 डिमांड हैं, आप इंटरवीन करें। सब जगह पूरा हिरवाल में उस दिन, झज्जर में, रोहतक में, भिवानी में, चरखी दादरी में, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सब डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज को, एसडीएम्स को ज्ञापन की कॉपियां दी गई। 22 को हमने भी गुड़गांव में डीसी साहब को दिया, उनके ब्याह पे तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया। उसी दिन डिसीजन लिया हमने 7 सितंबर को हम एक बड़ा महापंचायत करते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं। हमने समाज को जोड़ना है साथ, बिल्कुल मुद्दा ऐसा है ये। 7 सितंबर को हमने खेड़ के दौला में फिर मीटिंग की, हमने इस मुद्दे पे डिस्कस किया। सब लोग ये बोले भाई कुछ बड़ा करो और हम बैठेंगे नहीं। मतलब हर आदमी इससे बहुत गुस्से में था कि बहुत गलत कर रहे हैं, आज तक हम ऐसे ही हमें लोग नजरअंदाज करते आए हैं। तो 7 तारीख को हमने डिसीजन लिया कि 21 सितंबर को हम एक और बड़ी पंचायत बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी चल रही है, एडवोकेट्स के टच में हुए, 2 मीटिंग हो चुकी है हमारी, हमने आरटीआई डाल रखी है। सेंसर बोर्ड ने कैसे इसको इजाजत दी, इस मूवी को क्या स्क्रिप्ट थी, कैसे क्या था। कल ही जवाब आया है उनका कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वहां पे भी इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो डिक्लासिफाई हो चुका है 1962 की लड़ाई। कितनी किताबें लिख चुके हैं इसके ऊपर, मेरी खुद की किताब इसके ऊपर अभी आ रही है, डेडिकेटेड बुक आ रही है इसके ऊपर मेरी। हमारी 2 ही मांगे हैं, टाइटल चेंज करो, 120 बहादुर से 120 वीर अहीर करो। और इस पिक्चर को 21 नवंबर से पहले इसमें 2 जीवंत लोग हैं जो वहां पे जीवित लड़ाई में थे और जीवंत थे, निहाल सिंह साहब और कैप्टन रामचंद्र साहब, उनके साथ शहीदों के परिवारों के सामने। और हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के सामने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे कि इस मूवी को प्रदर्शित किया जाए, ताकि हम असरटेन कर सकें कि इसमें हमारे साथ में हमारी बहादुरी को कम नहीं आंका गया, गलत प्रदर्शित नहीं किया गया, छुपाया नहीं गया। ये है जी सर। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म मेकर्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए जब वो एक मिलिट्री हिस्ट्री पे कोई मूवी बनाते हैं या फिर कोई सेंसिटिव ऐसी ऑपरेशंस पे कोई शोकेस करते हैं मूवी, तो उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बेसिकली आप एक मिलिट्री हिस्टोरियन भी हैं, आपने किताबें भी बहुत सी लिखी हैं। मैम 2-3 बातें मेरे सामने आई हैं। एक तो क्रिएशन के ऊपर कि भाई जो स्क्रिप्ट राइटर है उसका क्रिएशंस के ऊपर हम ज्यादा अंकुश नहीं लगा सकते, क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। लेकिन मैं चाहूंगा जो मुद्दा इतना पुराना है, एक समाज से संबंधित है, 120 में से 117 अहीर थे, जो 114 शहीद हुए उसमें से 112 अहीर थे।
फिर कहाँ कमी रह गई 120 वीर अहीर इस टाइटल को चेंज करने में, पहली चीज। तो सर आपको दूसरा, ये नहीं लगता, जैसे हाँ, आप बता रहे थे कि ये बहुत आता है, जातिवाद और इस तरह की चीजें आती हैं, तो कहीं आपकी इस डिमांड से लोगों को ये मिसकंसेप्शन या वो तो नहीं हो जाएगा कि आप, क्योंकि सीमा पे, सरहद पे एक जवान जब होता है तो वो इंडियन होता है, तो कहीं ये एक लोग परसेप्शन बना लेंगे कि आप उस तरह से जातिवाद करने की कोशिश? नहीं मैम, जातिवाद तो भारत सरकार ने 13 कुमाऊं को टाइटल दिया हुआ है, सूरवीरों में अति सूर, ब्रेवेस्ट और ब्रेव वीर अहीर। और जातिवाद तो आर्मी में बहुत ज्यादा है, जाट रेजिमेंट जाट लिखा हुआ है, सिख रेजिमेंट सिख लिखा, डोगरा डोगरा लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आपके हिसाब से इस फिल्म का क्या नाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैम इधर रजांगला और 120 वीर अहीर, या 120 भी हटा दो, आप फिगर मत दो, वीर अहीर का दे दो, केवल वीर अहीर दे दो। तो आपको किसी और फिल्म पे इस तरह की आपत्ति है जो मिलिट्री हिस्ट्री पे बनी? नहीं, कभी नहीं डाला, कभी नहीं, किसी पे हमें आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति अब आई कि उन्होंने तो बिल्कुल मिटा दिया, कहीं नाम ही नहीं दिया उसके अंदर। तो इसके अलावा अगर बात करें पर्सनल अचीवमेंट्स की, तो आप एक सोल्जर होने के साथ साथ, एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ, आपने तकरीबन 70 किताबें लिखी है, राइट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर टू इंडिया चाइना वॉर्स प्लस करगिल वॉर। तो ये कोर इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? मेरा पहला टाइम मैनेजमेंट एंड ओवर टाइम, दीज आर द टू सीक्रेट्स। आई एम ए वेरी एवरेज पर्सन, आई एम नॉट ए गुड बिजनेसमैन, आई एम ए फिलैंथ्रोपिक पर्सन। मैं खर्चा करने की बात सोचता हूँ, सही बताऊँ आपको, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस दिन से बिजनेस शुरू किया है मैंने, भाई खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। सतीश मेरे स्टाफ से किसी भी आप पूछोगे आप, दे विल टेल यू कि साहब खर्च बहुत करते हैं, मौका चाहिए मुझे कि मेरा टारगेट 100 बुक्स का, वो पूरी करूंगा। और हर सब्जेक्ट पे लिख रहा हूं मैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशन, मोटिवेशनल, मैनेजमेंट, डिफेंस मैटर्स के ऊपर, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर। मेरी कभी इंटरनेशनल रिलेशन पे बुक है, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएनओ डिफंक्ट हो चुकी है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आना, उसके ऊपर मेरा अभी फोकस है। और मैंने बुक लिखी है, बहुत सुंदर बुक है कि यूएनओ का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। और आज हिंदुस्तान हमारा सक्षम है, हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी सक्षम है आज, जो 1961 में नेहरू जी ने दिया था दुनिया को, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ऐसे ही अभी फेडरेशन ऑफ नेशंस मैंने सजेस्ट किया है इसमें, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडियाज कॉल फॉर एन अल्टरनेटिव टू द यूएनओ। जो 5 जो वीटो पावर दे रखे, मिसयूज होता है, रैम्पेंटली मिसयूज हुआ है आज तक, और कोई भी प्रॉब्लम सुलझा नहीं पाए हैं वो, चाहे यूक्रेन रशिया वार, इससे पहले कि ईरान इराक वार हो, कोई भी हो, इजराइल और गाजा में चल रहा है अभी जी। तो आप इंडिया के स्टैंड को कैसे देखते हैं, इजराइल, गाजा और रशिया यूक्रेन, उसके बाद ट्रम्प की धमकियां, इस सब को आप कैसे देखते हैं? मैम, इंडिया हैज रीजन फ्रॉम दैट बेस नाउ विद अदर कंट्री। आई थिंक 1 or 2 countries are taking that into view, otherwise the complete world understands कि हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं है मैम। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम 3rd वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, फाइनेंशियल वर्ल्ड पावर 3rd, 5th तो आज है हम। अब 3rd का हमने कई कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने हमें रूल किया था, जिन दुनिया को रूल किया, उनको पीछे छोड़ दिया हमने। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। पॉपुलेशन हमारी ऑफ कोर्स आज के दिन हम चाइना को भी क्रॉस कर गए, बट हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है ना, वो दैट इज नॉट अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो आप इसको सही मानते हैं, इंडिया का जो स्टैंड है, जिन कंट्रीज के साथ इंडिया खड़ा है। लेकिन दूसरी बात हम करते हैं कि पहलगाम के बाद, मतलब एक जमाना हुआ करता था कि जब इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते थे, डिप्लोमेटिक के साथ साथ पर्सनल भी हुआ करते थे, तो हर देश, बहुत से देश खड़े नजर आते थे। लेकिन पहलगाम के बाद हमारे साथ कौन से देश खड़े थे जिनको कभी आतंकवादी घोषित किया गया था? तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैम, ये दुनिया में भी बात क्या है कि मोर देन 60 कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज इन आवर वर्ल्ड, इफ यू काउंट। अब 60 से ज्यादा देश मुस्लिम कंट्रीज हैं। वो चाहते हुए भी नहीं कह पाए कि दे आर विद इंडिया, बट अंदर से वो इंडिया के साथ में, बिकॉज इंडियन से जाकर उन कंट्रीज के अंदर भी जाकर के डंका बचा रखा है। चाहे बिजनेस हो, चाहे उनके सोशल लाइफ हो, चाहे उनके IT सेक्टर हो,
पर जैसे अभी 2 दिन पहले एग्रीमेंट हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ में। हम सऊदी अरेबिया में बहुत काम कर रहे हैं, हमें भी झटका लगा कि यार हमारे बिजनेस पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट उनकी मजबूरी है। जो रिलेशन मिस्टर सलमान के, जो उनका क्राउन प्रिंस है, उसके नरेंद्र मोदी जी से है ना, वो नवाज शरीफ से नहीं है। जो इनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर उनसे नहीं है, सॉरी, जो नरेंद्र मोदी जी इक्वेशन उनकी है। और वो इक्वेशन जब नरेंद्र मोदी जी का टूर था मई के अंदर सऊदी अरेबिया का, उसमें हर जगह झलकी थी वो। इजराइल का थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर है अभी, क्योंकि इजराइल ने भी अरब कंट्रीज को अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान पे उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उन्होंने बम्बिंग की। अब उन्होंने कतर के साथ में, कुवैत के साथ में, तो एक ही उन्होंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेने की कोशिश की है। सऊदी अरेबिया सोचता है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, लेकिन इंडिया को पता है कि वो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान नहीं है। जो न्यूक्लियर वेपन उनके पास में है वो सारे अमेरिकन हैं। तो वो देख करके उन्होंने अपने लोकल लोगों को इंसाइट न होने के लिए वो ओपनली इंडिया के साथ में नहीं आए। हाँ, तो बिकॉज इंडिया को अभी पूरा वर्ल्ड एक हिंदू स्टेट के रूप में जानता है, कुछ भी कहीं मोदी जाने के बाद में। मंच पे इस तरह से उसको देखा गया कि आपके साथ तो कोई भी कंट्री खड़ी नहीं है। नहीं, मैं पूरी दुनिया है, हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है। सब आदमी नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि नया कुछ करेगा। ये यूक्रेन रशिया वार है, अगर कोई रुकवा सकता है नरेंद्र मोदी रुकवा सकता है। लेकिन उधर ट्रम्प को पता है, ट्रम्प तो बड़ बोल रहा है। हमारे भाषा में बोलते ना, युद्ध विराम हुआ है तो उनकी वजह से नहीं, हुआ बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है कि नो, इंडिया डिड नॉट एग्री टू थर्ड कंट्रीज इंटरवेंशन। तो और उससे बड़ा कौन होगा जब पाकिस्तान खुद कह रहा है। तो ये तो सब कहने की बात है। ट्रम्प तो बड़बोला आदमी है, क्या बोल देगा, सुबह कुछ बोलता है मैम, शाम में कुछ बोलेगा, वो इज नॉट रिलायबल पर्सन। उससे तो लोग प्रभावित हो रहे हैं सर। नहीं, अभी समझ गए। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड, द वर्ल्ड लीडर्स हैव अंडरस्टूड कि डोंट गो बाय व्हाट Mr. Trump speaks. They understood now. Okay, he speaks something in the morning, in the evening you'll find him totally. But what about the implementations? Like कभी टैरिफ लगा दिया तो उससे तो हमारे उद्योग बिल्कुल। मैम आप चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको, नवंबर 30 से पहले Trump will withdraw 25% which he put additional. मैं बता रहा हूँ, it is my assumption. Seeing all the reports, listening to all the TV channels, videos which I am watching, ये क्लियर हो रहा है कि बाय 30 नवंबर he will lift this 25% additional tariff. He cannot survive. There's a uprising in his own parliament. People are coming against him. Okay, what we are talking? India has given a lot to America. आज जब टॉप उनकी जो कंपनी है CEOs इंडियन बैठे हैं मैम उनके अंदर, तो अमेरिकन अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हारा जो IT में जो तुम आज वाह कर रहे हो, फेसबुक होगा, आपका गूगल हो गया, सब ना, व्हाट्सएप हो गया, सब दे आर गवर्न्ड बाय इंडियंस। हम अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं इंडिया चाइना, तो जो ग्राउंड लेवल वहाँ पे सिचुएशन है, अब हमारे मोदी जी कहते हैं कि नहीं जी हम बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन वहाँ चरवाहों से बात कीजिए, वो कहते हैं किलोमीटर्स अंदर तक उनकी सेनाएं हैं, उनको चरवाहों को उस एरिया में जाने नहीं दिया जाता जो इंडिया का है। मैम देखो, चाइना और इसका जो बॉर्डर डिसाइड हुआ था, इसमें 2 लोग थे। एक को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जी जी, दूसरी जोहन लाइन बोलते हैं। अब उसका कहीं पे कोई मार्किंग नहीं है। 3800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, सारा हिली टेरेन है, तो यू कैन नॉट मार्क कौन सा एरिया चाइना का, कौन सा एरिया हिंदुस्तान का है। तो हमारे लोग ना कुछ नहीं है, कोई वहां पे है ही नहीं। तो सर हम गुड़गांव की बात करते हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लैप्स हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? ट्रैफिक की और वाटर लॉगिंग, पोल्यूशन, उसमें काफी चीजें प्रभावित हुई हैं। उसमें मतलब एक जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही साथ उद्योग, IT इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, इसके अलावा भी चीजें बहुत प्रभावित हुई है। तो उसको आप कैसे देखते हैं और ये कहाँ कमी है कि हम इसको सुधार नहीं पा रहे हैं? मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं गुड़गांव में 2007 में आया था, मेरे को 18 ईयर्स हो गए। उससे पहले दिल्ली में था 7 साल में, फौज से आने के बाद में।
जो ट्रैफिक का वॉल्यूम उस टाइम पे था उससे मेरे ख्याल से शायद 3 टाइम्स बढ़ गया। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, रोज लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं। अगर नई दिल्ली स्टेशन पे या ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे 1000 आदमी उतरते हैं तो 1000 में से 400 आदमी गुड़गांव में आते हैं, बचे हुए 600 में से 400 रुक जाते हैं दिल्ली के अंदर, और बचे 200 गाजियाबाद चले गए, 100 फरीदाबाद चले गए। तो कितना बड़ा शेयर गुड़गांव के पास में आ रहा है। जो डिजाइन हुआ था यहाँ का ना, जब डिजाइन किया था गुड़गांव को, पाइपलाइन डाली थी, ड्रेनेज सिस्टम जो क्रिएट किया था, वो उन्होंने उस टाइम के सेंसस के अनुसार किया था कि भाई इतनी पॉपुलेशन, इन्होंने अंदाजा लगाया अब अगले 15 साल में हमारे इतने ऐड होते जाएंगे हर साल, तो इतनी पॉपुलेशन उस टाइम तक होगी। लेकिन इतने ज्यादा मतलब रैपिड इमिग्रेशन हुआ है। तो सर जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ तब तो इनको प्लानिंग को अपने पुख्ता करना चाहिए था और आगे की सोचना चाहिए था कि यहाँ पर मैन पावर भी आएगा, विदेशों से भी लोग आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग नहीं हो पाई। उसका क्या कारण रहा? मैम कमी मानते हैं? मैं बताता हूँ आपको। मैम यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुड्डा एक यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी तो GMDA बन गए। हुड्डा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कितने सेक्टर बनाए थे, 7 या 8 हाईवे के इस तरफ सारे, उधर एक भी सेक्टर नहीं है। 28 है, केवल छोटा सा है वो। अगर रोड के परली तरफ की बात करूं मैं, जो रोड के परली तरफ से डेवलपमेंट हुई मैम सारी की है बिल्डर्स ने, और बिल्डर्स ने कंप्रोमाइज किया है कि ओपन स्पेस कितना छोड़ना है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए हमने क्या क्या करना है, तो यहाँ वो नहीं कर पाया। ये सोचना चाहिए था ना कि सर उसको देखते और उसको रोकते, उस पर चेक लगाते। मैम अब मिली भगत से हुआ, हम यही कहेंगे। हुड्डा की मिली भगत थी बिल्डर के साथ में, और बिल्डर्स तो चाहते थे मैं मैक्सिमम स्पेस में लूं। पहले दिखाया बिल्डर्स से, मेरे पास कई उदाहरण है ऐसे, दिखाया कि हम ये कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड होंगे, क्रिकेट ग्राउंड होगा, ये होगा, बाद में सबकी प्लॉटिंग कर दी। वो अब हुड्डा भी कर रहा है। सर अहिर रेजिमेंट की अगर बात करें तो उसकी डिमांड बहुत पुरानी है, आप लोगों ने उठाई हुई है, तो उसका बेस क्या है? मैम देखो, मैं महाभारत से लेता हूँ, नारायणी सेना थी, कितना बड़ा युद्ध हुआ, दोनों तरफ यदुवंशी ही थे, रिश्तेदारी थे दोनों तरफ। वहां से लेकर के फिर बात आई 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की, जहाँ चिंगारी उठी आजादी के लिए, लोगों को महसूस हुआ कि इन गुलामी से हम पीछा छुड़ाएं। तो उसके जो नेता थे वो थे राव तुलाराम, जिन्होंने 5000 अहीरों के साथ नसीबपुर जगह पर थी नारनौल के पास, वहां पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोलेंगे उसको हम, उस टाइम पे ऑफिसर ब्रिटिश थे, सैनिक सारे इंडियंस थे, उनके लेकर के एक युद्ध हुआ। उसके नायक राव तुलाराम थे, आजादी के सूत्रधार। और ऊपर लिखा है, मैंने ये जरूर बताऊंगा, मैं भारत रत्न के असली हकदार, ये आवाज उठाई हमने भी, ये पुस्तक लिखी मैंने उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो एक तो ये भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है कि पहली चिंगारी, सूत्रधार का मतलब यही होता है शुरुआत, इग्नाइट करने वाले राव तुलाराम थे हिंदुस्तानियों के दिल में कि अब गुलामी बहुत हो गई, अब छुटकारा पाना है इनसे हमने। इनकी मृत्यु 38 साल की उम्र में हो गई थी। ये भी नेताजी सुभाष की तरह, ये भी हिंदुस्तान छोड़ गए थे जब अंग्रेज पीछे पड़ गए इनके कि सर कत्लेआम करेंगे उस काम। जब कर्नल जेरार्ड की जिन्होंने वहां पे हत्या की थी, तब से राव तुलाराम के पीछे इन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया। कैसे कैसे तकलीफें उठाकर काबुल पहुंच गए, वहां इन्होंने अपनी सेना बनानी तैयार कर दी, शुरू कर दी। रसिया से, ईरान से फाइनेंशियल मदद ली, काबुल के शेख से मदद ली, अफगानिस्तान के शेख से कि मुझे मदद करो आर्मी तैयार करने में, अपने देश में जाकर के अंग्रेजों को भगाना है मैंने। अगर ये जिंदा होते तो हमें आज़ादी 1947 से बजाय 1897 में मिलती, 50 साल पहले मिलती। आप कोई भी युद्ध लगाओ, 47-48 का लगाओ, 4 कुमाऊं, उसमें भी अहीर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट प्रीमियर चक्र मिला था, उसमें भी उसके अंदर में अहीर सोल्जर थे। 62 के अंदर रजांगला का दुनिया में जाना माना इतिहास है इसका। 65 के अंदर मेरे खुद के ताऊ जी ने वीर चक्र लिया था मरणोपरांत। हाजी पीर अहीरों ने कब्जा किया था, लेकिन बाद में
दे दिया गया था। वो सबसे भयंकर जो लड़ाई हुई थी वो हाजीपीर पे थी। फर्स्ट पैरा जिसके अंदर अहीरों की कंपनी थी, उन्होंने वहां पे जोहर दिखाया था। बात 71 की करो, मेरे परिवार के 8 लोग थे उसमें। कारगिल की करो, योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र में लेफ्टिनेंट ग्रेनेडियर्स, और भी कई अहीर की बटालियन थी इन्फेंट्री की। 13 कुमाऊं, जिनमें 7 कुमाऊं साथ, मेरी 7 कुमाऊं भी कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में बात करूं तो एयर मार्शल कौन थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था? वो भी यदुवंशी थे। सब युद्धों के जगह में जब आंकड़े इकट्ठे करूं तब एक सॉलिड बेस बनता है कि अंग्रेजों को 1857 से लेकर के 1947 तक अहीरों ने नाक में दम किया था। सिंगापुर के अंदर अहीरों की कमांड जनरल कर्नल हफेंडन थे, जो कमांडिंग अफसर थे। हमारे जवानों ने हथियार डाल दिए थे, कोर्ट में जमा करा दिए थे कि हम नहीं लड़ेंगे, तुम फिरंगियों के साथ। हफेंडन यहाँ पे आया आर्मी हेडक्वार्टर, उसको वहां से इमीडिएटली बुला लिया गया, तो फेल हो गया कमांड करने में। यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का, उसको इंचार्ज बना दिया, तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, रेड क्रॉस। बाकी जो भी रेजिमेंट मांगी सब दे दी, अहीरों को नहीं देना। तो हमारे भारत सरकार ने, भारत के उन लीडरों ने सोचना चाहिए था कि यार इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने तो इसलिए इनको प्रताड़ित किया, इसलिए इनको पनिशमेंट दिया कि ये उनके खिलाफ खड़े हो गए थे आजादी के लिए। हम अब तो कम से कम इनको एक अवार्ड दे दें, इनको रेजिमेंट दे करके। तो ये डिमांड हमारी नई नहीं है, 1947 से हमारे लोग इसके लिए संघर्ष करते हैं अपने लेवल के ऊपर। और अभी मैंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, फॉरगॉटन वॉरियर्स, अ पीसफुल स्ट्रगल फॉर ए रेजिमेंट। मैम इसकी मैंने 1000 कॉपी प्रिंट कराई थी। वेरी एक्सपेंसिव बुक, 500 पेजेस की है। मैंने लगभग 400 एमपीज के पास भेज चुका हूं मैं। हुआ ये कि हम नितिन गडकरी से मिले, मेरी एक बुक का अनावरण था, उनके डिपार्टमेंट पे थी, हाईवेज अनवेल्ड। तब मैंने ये बुक उनको प्रेजेंट की। मैं बोला सर पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे को आप थोड़ा सा मजबूती देना, आप सपोर्ट करना। उन्होंने देखी, अहीर देखा। मेरे को राव साहब ये बताओ, अहीर और यादव अलग अलग होते हैं क्या? मुझे झटका लगा। यार नितिन गडकरी जी इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, और इनको नहीं पता इस फर्क का। इसका मतलब हमारे एमपीज को हमें एडुकेट करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं ये मुद्दा बलिदान मांगता है। बलिदान का मतलब भारत सरकार जब जागेगी, जब 50,000 यदुवंशी दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, तब भारत सरकार पूछेगी भाई क्या मुद्दा है इनका, बताओ, सुनो इनकी। नहीं तो सरकार के पास में और बहुत हमारे मुद्दे हैं उनके पास में, ये लास्ट प्रायोरिटी है उनके लिए। हमारे लिए मुख्य प्रायोरिटी है। अब कई लोग बोलते हैं आपके नेता प्रयास नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं वो, बट उनके पास में और बहुत मुद्दे हैं जनता के। 36 बिरादरी के लिए काम करना है उन्होंने, एक अहीरों के लिए काम नहीं करना, क्योंकि वोट तो 36 बिरादरी ने दी है उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। तो हम यही करते, उचित समय आएगा और ये रेजिमेंट हम देख करके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है ये रेजिमेंट बनेगी और हम देख के जाएंगे इसको। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।